अच्छा, हमने ये सुना है कि आपके यहाँ का जो मतलब डेयरी उत्पाद है, प्रोडक्ट जो भी आप निकालते हैं, वो मतलब बड़े-बड़े नेताओं के पास भी सर्व होता है। जी हाँ। आप इस बारे में थोड़ा बताएँगे? क्योंकि हमने सुना है लेकिन हमको कन्फर्म नहीं पता, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे जी हैं। हाँ, वही जैसा भी हमने बताया, योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जाते हैं, उनके एक विधायक हैं, लखनऊ विधायक हैं राम प्रताप सिंह जी, उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। उनके घर में भी, उनके यहाँ भी घी की सप्लाई हम देते हैं। अब घी उतना ही, उनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है कि आप 20 किलो भेज दो, 50 किलो भेज दो, लेकिन हम उतना ही घी भेजते हैं जितना हम खुद तैयार करते हैं। यानी कि आपके ग्राहक योगी जी भी हैं। जी, थोड़े से तो हैं। बहुत बढ़िया। ये हमारी डेयरी की शान है, इसका नाम ही है महारानी। ये 8 से 10 लीटर दूध एक टाइम में देती है और वो मोटा दूध देती है कि एकदम घियार दूध। तो स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि सांची में। मैं हूं आपके साथ अभय। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। डेयरी फार्मिंग के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो लोग यही कहते हैं कठिन परिश्रम होगी, मेहनत होगी और नुकसान भी बहुत होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिन्होंने इन सब बातों को झुठला दिया। हम आज मिल रहे हैं रीवा जिले के रीठी गाँव के रहने वाले मितेश देव जी से। मितेश देव जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। आपको हम बता दें कि इनके यहाँ इतनी अच्छी तकनीकों से डेयरी फार्मिंग का काम किया जाता है कि आज इनके यहाँ के जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो यूपी और एमपी के नेताओं के पास जाते हैं। नितेश जी, आप सबसे पहले हमको ये बताएं कि आपने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कैसे की? क्या हुआ भाई साहब कि हम पहले खेती करते थे जी। हम एक किसान थे। किसान हैं। हमने एक चीज़ देखी कि अगर आज के परिवेश में, आज के वातावरण में, अगर कोई सबसे ज़्यादा किसान को लोग अन्नदाता कहते हैं, और अन्नदाता आज के परिवेश में, आज के युग में सबसे ज़्यादा अगर कोई जहर खिला रहा है तो वो किसान, चाहे वो अनाज में हो, चाहे सब्जियों में हो, चाहे आपके फलों में हो, दूध में हो, हर चीज़ में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इतना यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वो भोजन विषाक्त हो जाता है। और वो विषाक्त भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है हमारे शरीर में। आजकल, पहले जो औसत आयु थी वो 100 के ऊपर थी, 80 के ऊपर तो थी ही, लेकिन अब औसत आयु हो गई है 60 और 40 से 60 के बीच में औसत आयु हो गई है अब। तो उसका कारण बहुत कुछ ये भी है, पर किसान की भी गलती नहीं है, वो क्या करे। अब उत्पादन भी चाहिए, कीड़ों से भी सुरक्षा करनी है, तो सारी इसी तारतम्य में हमने यही सब देखते हुए हमको ऑर्गेनिक खेती करने का, ये प्राकृतिक खेती करने का विचार हमारे मन में आया। फिर उसके लिए हमें आवश्यकता थी गोबर की, प्रचुर मात्रा में गोबर, गोमूत्र और गोमूत्र से बनने वाली हमारी दवाइयाँ। तो इसमें आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारी सारी जो हमने भारतीय नस्ल की गायें हैं, ये जितनी भी गायें हमने रखी हैं अपनी, सब भारतीय नस्ल की गायें। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब छोटी छोटी बछियाएँ हैं हमारी, जो कि बस मुश्किल से 18 से 20 महीनों में तैयार हो जाएंगी, फिर से एक नई गाय बन जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे ये सारी अपनी लगभग गिर और साहिवाल नस्ल की गायें हैं, जिनका दुग्धोत्पादन भी अच्छा है, दूध का रेट भी हमें प्रभु की दया से, गौ माता के आशीर्वाद से हमें दूध का रेट भी अच्छे मिल रहा है, क्योंकि हम शुद्धता पे काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान को लोग अन्नदाता कहते हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा जहर खिला रहे हैं। तो हमारे मन में ये विचार आया कि नहीं, हमको कुछ ऐसा करना है कि लोगों तक जितना ज़्यादा हो सके हम शुद्धता पहुँचाएँ। तो उसी तारतम्य में हमने इस डेयरी का, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन परियोजना के अंतर्गत हमने ये डेयरी शुरू की। 5 गायों से हमने डेयरी शुरू की। आज हमारा 40-45 का परिवार हो गया है। डेयरी हमने खेती के लिए पहले वो की, फिर हमको खेती से गोरस था, गोमूत्र से मिलता था। वो गोमूत्र भी बहुत उपयोगी चीज़ है, गोबर तो चाहिए प्राकृतिक खेती के लिए। और गोरस, दूध इनका, अब गोरस को तो हम वेस्ट कर नहीं सकते थे, या कहीं फेंक भी नहीं सकते थे, या फ्री में बांट भी नहीं सकते थे। तो फिर हमने उसका शुरू किया, तो दूध बेचना शुरू किया, और धीरे धीरे करते करते हमने 70 रुपये से लीटर से दूध शुरू किया था, 70 रुपये लीटर से दूध बेचना शुरू किया था। आज हम 90 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं। और हमारे ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं, वो कस्टमर हमारे ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, या वो समाज का वो वर्ग है जो एक्चुअली A2 मिल्क की खूबियाँ, विशेषताएं समझता है, जिसके लोगों को पैसे से ज़्यादा लोगों को अपना स्वास्थ्य, जिनको प्रायोरिटी अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा देते हैं,
वो लोग हमारा दूध इस्तेमाल करते हैं। हमसे इवन कुछ हम सब्जियां भी थोड़ी बहुत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राकृतिक सब्जियां इन्हीं के गोबर से खाद बना के, गौमूत्र से दवाइयाँ बना के हम कुछ सब्जियां भी तैयार करते हैं, अपनी खेती में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो भी हम मार्केट में दे रहे हैं। अच्छा, A2 मिल्क जो आपने बताया, जी। A2 मिल्क क्या होता है, थोड़ा एक बार बताएंगे जरा। क्या होता है कि जो भारतीय नस्ल की गाय होती हैं उनके दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है, एंड A2 प्रोटीन इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। आपने सुना होगा जो विदेशी नस्ल की गाय हैं जैसे जर्सी, HF, हॉलस्टीन, इनके दूध में A1 प्रोटीन पाया जाता है। A1 प्रोटीन इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ, और लंबे समय तक इस्तेमाल करने में, कहते हैं ना कि लंबे समय से हम दूध पी रहे हैं, अभी एक शोध में पता चला है कि लंबे समय तक वो दूध इस्तेमाल करने से कैंसरस सेल भी डेवलप हो रही हैं। तो इसलिए, और भारतीय नस्ल की जितनी भी भारतीय नस्ल की गायें, उनके दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है। A2 प्रोटीन इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, खासकर अपने बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, जो जिम जाते हैं उनके मसल रिपेयरिंग में अच्छा फंक्शन है, प्लस ओल्ड एजेस में सुपाच्य होता है और बोन डेंसिटी भी बढ़ाता है। तो इसके लाभ बहुत सारे हैं। लोगों ने लिया, इस्तेमाल किया। अब इसमें हम दूध में एक बूंद पानी नहीं, हम लोगों से पैसा लेते हैं, हम उनको पूरा दूध यानी शुद्धता, जितना शुद्ध हम दे सकते हैं, मतलब जो गायों ने दिया वो हम दूध सीधे उनके घर पहुंचाते हैं। तो इसलिए लोगों का विश्वास भी है हम पे। जो पशुओं की बढ़ती संख्या के प्रबंधन के लिए आप क्या तकनीक अपनाते हैं उसमें? देखिए, प्रबंधन ऐसा है हमारा, जो बढ़ती हुई संख्या तो बढ़ेगी। अगर कोई हमसे गाय खरीदने आता है, किसी को अच्छी नस्ल में गाय चाहिए, तो हम उनको गाय भी उपलब्ध करा देते हैं। जितना मिनिमम रेट हो सके हम उतना दे सकते हैं, उतने में हम गायें भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये गायें भी अभी हमारे पास 4 गाय थी, अभी हाल की भी आई थी, चारों गाय हमने निकाल दी। तो इसीलिए निकाली क्योंकि यहाँ पे प्रबंधन क्या, फिर उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उनका रख रखाव, देख रेख, खान पान, सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। जितनी संख्या लिमिटेड रहेगी उतनी गायों का हम उतना व्यवस्थित कर पाएंगे। बाकी आप बेचते रहते हैं? हाँ, बाकी जो एक्स्ट्रा होती जाती है तो उनको हम निकालते जाते हैं। अपने पास करीब 55 से 60 गाय हो गई थी, हमने बहुत सारी गाय बेच दी, और कुछ गाय हमने दे भी दी। ऐसी जो लोग, ऐसा लगा कि हाँ ये गाय की सेवा करेगा, छोड़ेगा नहीं रास्ते में कि घूम रही है, ऐरा हो रहा है, ये नहीं, ऐसे लोगों को 2-3 लोगों को हमने गाय फ्री में भी दे दी। अच्छा, जैसे कि आप इनका तो प्रबंधन करते हैं, आप डेयरी संचालन का काम भी करते हैं जी। तो जैसे कहते हैं कि गांव वाले भी लोग होते हैं, और अपने शहर में भी देखा जाता है कि लोग जैसे 8 महीने 7 महीने गाय जो लगती हैं, फिर उसके बाद वो मतलब बच्चा, गर्भवती होती है, बच्चा होने वाला होता है, तो उसमें 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है जब वो दूध नहीं देती हैं। तो उस समय क्या करते हैं? यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, गायों का एक बहुत अच्छा साइकिल होता है जी। गाय जो है अपनी बहुत अच्छा साइकिल मेंटेन करके चलती हैं। गाय जैसी बच्चा देती है जी, बच्चा देने के बाद उससे दूसरे से तीसरे महीने के बीच में वो गाय हीट में आती ही आती है। अब कुछ गायों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी इतनी अच्छी होती है कि जो कुछ चिल्लाने लगती हैं, हीट में आने पे चिल्लाने लगती हैं, या फिर चढ़ने लगती हैं, बता देती कि हम हीट में आए हैं। तो कुछ गाय ऐसी होती है जो साइलेंट होती हैं, कुछ नहीं करती हैं। अब उनका कैसे पता करें? तो उसके लिए इनका जो डिस्चार्ज होता है, इनके उससे वल्वा से जो डिस्चार्ज निकलता है, पतला और ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब दैट मीन्स कि गाय आपकी हीट में है, और डॉक्टर बुलवाते हैं, एआई करवाते हैं। आजकल तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंस भी आ गए हैं, सीधे आपको बछिया, 95% चांसेस ये रहते हैं कि बछिया ही होगी। अब किस्मत खराब हो तो बात अलग है, 5% में बछवा भी। क्या होता है, जैसे चाय पत्ती अपन छानते हैं तो पत्ती थोड़ी सी चाय कप में आ जाती है, तो बस वही चीज़ है कि उसमें एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स को अलग किया जाता है, तो कुछ आ जाते हैं तो उससे, लेकिन 95% चांसेस ये रहते हैं कि बछिया ही होगी। तो इस समय तो दूध तो निकलता नहीं होगा जब इनके नहीं, तो वही हम बता रहे हैं कि दूसरे तीसरे महीने के बीच में गाय हीट में आई, आपने उसको वो करा दिया, उसका एआई करा दिया, सांड लगवा दिया, अगर अच्छी नस्ल का सांड मिल गया है तो सांड लगा दिया आपने, तो उससे फिर आपका 8वें महीने में, उसके बाद सांड लगने के बाद 8 महीने तक आप दूध लगाएंगे, और उसको थोड़ा सा फिर 7वें महीने से उसको छोड़ना शुरू करते हैं। 7वें महीने छोड़ते 8वें, 8.5, मतलब 9वें महीने, 8वें महीने तक पूरी तरह से छोड़ देते हैं इसको। तो 1.5 से 2 महीने का ड्यूरेशन आता है जब गाय को उनको खिलाना पड़ता है, लेकिन उस समय भी खिलाएंगे तो आखिर 2 महीने का ही 2 महीने खिलाना कोई बड़ी बात नहीं। गाय अगर हम आपको इतना दे रही है
तो 2 महीना अगर खा रही है तो कोई उसमें वो नहीं है, और फिर उसके बाद फिर बच्चा देगी और फिर से दूध आपका शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ तो गिरी है, साहिवाल है, तो जी। सबसे बेहतर कौन सी है गिरी और साहिवाल में? अब हमारे हिसाब से साहिवाल ज़्यादा बेहतर है। कैसे? पहली चीज़, साहिवाल बहुत सीधी गाय होती है, हालांकि गिरी भी सीधी होती है, लेकिन कहीं कहीं कोई कोई ऐसी गाय फंसती है जो थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है, पर साहिवाल में जनरली अपने को सीधी गायें मिलेंगी। दूसरी चीज़ है, साहिवाल एकमात्र भारतीय नस्ल की गाय है जिसका दूध मीठा होता है। बाकी सबका दूध थोड़ा सा नमकीन होता है। आप गिर का भी लेंगे या थारपारकर का लेंगे, किसी भी भारतीय नस्ल का दूध इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा नमकीन लगेगा, लेकिन साहिवाल एकमात्र भारतीय नस्ल की गाय है जिसका दूध मीठा होता है। दूध उत्पादन में लाभ मार्जिन बनाए रखने के लिए आप क्या क्या रणनीति अपनाते होंगे? रणनीति है सच ऐसी कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। जैसे हमारे पास दूध होता है, अगर हमारे पास दूध प्रॉपर हो रहा है तो हमारी जो दूध की सप्लाई है, जो खुला दूध जाता है, मतलब लोगों के घरों में जो सप्लाई होती है वो दूध है। प्लस उसके अलावा अपने पास ऐसा है कि हम घी भी बनाते हैं, हम पनीर भी बनाते हैं। पनीर हम 500 रुपये किलो देते हैं, और शाम को पनीर बनता है। क्या होता है, जनरली जो व्यावसायिक लोग रहते हैं वो पनीर फाड़ने के लिए केमिकल का यूज़ करते हैं, जिससे 50 लीटर केमिकल, एक ढक्कन केमिकल से पूरा 50 लीटर दूध फट जाता है। और हम लोग विनेगर यूज़ करते हैं, हम लोग इसमें सिरका, विनेगर या सिरका कह लें, वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो 20 लीटर में आधा लीटर करीब एक बार में लग जाता है। तो लेकिन उससे कॉस्टिंग बढ़ती है। और पनीर भी हमारा ऐसा है कि आज शाम को बना और कल सुबह तक आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। मतलब पुराना और बासी होने का कोई सवाल नहीं उठता है। प्लस उसका फैट, हम दूध से फैट निकालने की कोई व्यवस्था नहीं रखी है हमने। दूध का फैट प्रॉपर मिलता है। दही, अभी हम आपको दूध गर्म करवा के उसका हम दही लगवाते हैं, दही लगा के उसको वैदिक बिलौना पद्धति से उसका मक्खन निकालते हैं। यहाँ वैदिक बिलौना पद्धति में कैसे क्या करते होंगे आप? वैदिक बिलौना पद्धति यानी कि जैसे पहले दूध को गर्म किया, दूध गर्म करके उसमें दही लगाया, दही लगाने के बाद उसको जो अपनी पुरानी बिलौना, वो जो मथानी आती थी अपनी, जो लेफ्ट और राइट घूमा करती थी, अभी जो मशीनें आती हैं वो 2700 आरपीएम में एक डायरेक्शन में घूमती हैं, या फिर बटन दबाने पे दूसरे डायरेक्शन में घूमती, लेकिन वो घूमती एक ही डायरेक्शन में है। बटन, अब कोई बैठ के वहाँ पे दिन भर बटन तो चालू बंद करेगा नहीं वहाँ पे, तो वो भी चीज़ें हैं इसमें कर सकते हैं अपन। क्या होता है उससे कि दूध, दही जो होता है, दही गर्म हो जाता है, जिससे घी के तत्व नष्ट हो जाते हैं। और वैदिक पिलौना पद्धति इस्तेमाल करने से हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दूध का जो दही रहता है जिसको हम मथते हैं, वो दही गर्म नहीं होता है, और उसका घी के जो गुण रहते हैं, तत्व, जो मुख्य तत्व होते हैं, घटक, वो नष्ट नहीं होते हैं। उससे घी खाने वाले को बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, जैसे आपके यहाँ 40 गाय हैं, तो इनको लगाने में, अभी एक आदमी के हाथ से लगाने में तो संभव नहीं है। हाथ से ही लगाते हैं, अभी हम फिलहाल हाथ से ही लगवा रहे हैं। अच्छा, आप हाथ, मशीन का यूज़ नहीं करते? मशीन का यूज़ अभी क्या होता है, अभी तक जो मशीनरीज लगाते हैं, अगर हम लोकल और सस्ती मशीन ले आएंगे तो उसका वैक्यूम प्रॉपर नहीं रहेगा, जिससे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे गायों के थन खराब हो सकते हैं। मैस्टाइटिस, ये इसको थनैला बोलते हैं, मैस्टाइटिस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इन 40 गायों को संभालने के लिए, इनका पूरा सब मैनेजमेंट करने के लिए आप अकेले तो देखते नहीं, इसके लिए और भी एक हमने पूरा परिवार रख रखा है इसके लिए, जो कि जिनकी पूरी जवाबदारी है। कितने लोग होंगे इसमें? एक परिवार में 2 से 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 2 माता पिता हैं, वो सब लोग, तो उन लोग सब मिलके थोड़ा थोड़ा करके सब उन लोग पूरा मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डेयरी उत्पादों की बिक्री के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? डेयरी उत्पादों की बिक्री के लिए हम ऐसा सच कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं अपनाते हैं, लेकिन क्या है, जिनको हमने जैसे पहले भी आपको बताया कि जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, जो लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनको इवन हमें कुछ डॉक्टर्स नहीं बताया, हमको नहीं पता था, ये हमें कुछ डॉक्टर्स नहीं बताया। क्या होता है, हमारी गाय सारी, चूँकि अब आज आप लोग अभी आने वाले थे इसलिए हमने इनको छोड़ा नहीं तो अपना एक तालाब है इधर, तो सारी की सारी गाय हमारी तालाब में चरने चली जाती हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये प्रॉपर वहाँ पे चरती हैं, घूमती फिरती, खेलती, मस्ती करती हैं, पानी पीती हैं। ये कह लीजिए एक तरह से इनका स्कूल है, तो स्कूल जाती है, अपना घूम फिर के चली आती हैं। तो उसकी वजह से क्या, हमारी गाय स्ट्रेस में नहीं रहती हैं। और हमें कुछ डॉक्टर्स ने फीडबैक दिया है, बोले आपका दूध में वो क्वालिटी है कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए कभी, तो एक आध गिलास या एक आध मग्गा दूध कभी अगर ले लें तो थोड़ा सा स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। अच्छा, हमने ये सुना है कि आपके यहाँ का जो मतलब डेयरी उत्पाद है, प्रोडक्ट जो भी आप निकालते हैं, वो मतलब
बड़े बड़े नेताओं के पास भी सर्व होता है। जी हाँ। आप इस बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि हमने सुना है लेकिन हमको कंफर्म नहीं पता, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जी हाँ, वही जैसा भी हमने बताया, योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जाते हैं, उनके एक विधायक हैं, लखनऊ विधायक हैं राम प्रताप सिंह जी, उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। उनके घर में भी, उनके यहाँ भी घी की सप्लाई हम देते हैं। अब घी उतना ही, उनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है कि आप 20 किलो भेज दो, 50 किलो भेज दो, लेकिन हम उतना ही घी भेजते हैं जितना हम खुद तैयार करते हैं। हम कहीं से लेकर घी नहीं देते। अगर हमारे पास नहीं होता है तो मना कर देते हैं कि भैया अभी घी नहीं दे पाएंगे, 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे। यानी कि आपके ग्राहक योगी जी भी हैं? जी, थोड़े से तो हैं। बहुत बढ़िया। तो आप तो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, आपको तो ये पता होगा कि मतलब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाई हैं डेयरी संचालन के लिए। हाँ। तो उनमें आपको सब्सिडी भी मिलती है, आपको उसमें अनुदान राशियां भी मिलती हैं, तो आपको तो इसकी जानकारी होगी। आपको इसमें कभी इनका लाभ मिला है इसकी? हाँ, यह हमने आपको शुरू में ही बताया, हमने आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन परियोजना के अंतर्गत ही ये 7 साल पहले ये डेयरी शुरू की थी। तो उसी के अंतर्गत ये चल रहे हैं हम अभी उसी परियोजना में। चाहे तो अभी और ले सकते हैं। अभी एक नई योजना आई है सरकार की, अभी एक नई योजना आई है, क्या, अम्बेडकर योजना, अम्बेडकर गौ संवर्धन योजना आई है। अम्बेडकर गौ संवर्धन योजना, उसका भी है, लेकिन वो 25 गायों के लिए हो गई है और उसमें 10 गायों के लिए 25 लाख रुपए दे रहे हैं। और गवर्नमेंट कहती है कि आप 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, जिनमें से 10 लाख रुपए गवर्नमेंट दे देगी आपको, बाकी आप अपना खुद पे कर सकते हैं। तो आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, यानी कि आप हाँ, मैं उसका लाभ ले चुका हूँ। सरकार की इन योजनाओं से आप कितने खुश हैं? सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और योजनाओं से खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने खुद इस्तेमाल किया, मतलब हमारी डेयरी ही सरकारी योजना के बदौलत चल रही है। अच्छा, गायों के संतुलित पोषण के लिए आप किस प्रकार के पशु आहार का उपयोग करते हैं, क्या खिलाते हैं उनको? यानी देखिए, गायों का जो पोषण होता है वो उसका सबसे मुख्य आधार होता है दूध। जितना दूध उतना दाना। जो गाय जिस हिसाब से दूध दे रही है उसको उस हिसाब से उसके कैल्शियम, उस हिसाब से उसको दाना, पशु आहार, चोकर, चूनी मिल रहा है या नहीं। क्या होता है कि हम अपनी गायों को बनते कोशिश, एक गाय को 3 किलो दाना एक टाइम में देते हैं, जिसमें चूनी, चोकर और पशु आहार मिला हुआ होता है। और कंपनी की बात जो करते हैं, अगर कंपनी किसी स्पेसिफिक कंपनी का हम नहीं खिलाते हैं। हमारा ऐसा है कि हम बदलते रहते हैं कंपनियां, क्योंकि एक ही तरह का फीड खाने की गायों को अगर आदत हो जाएगी, कभी अगर इनकेस नहीं मिला या दूसरा आ गया तो गाय नहीं खाती, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम हर कंपनी का फीड इस्तेमाल करते हैं। हर कंपनी का फीड थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खिलाते रहते हैं। बाकी चारा भूसा तो बाकी 70% हम इनको हरा चारा देते हैं और 30% इनको हम भूसा देते हैं। और इसमें इनके लिए हमने बाजरा भी लगा के रखा था, और बाजरा भी कटा के हमने हरा बाजरा भी खिलाया। अभी जैसे सूख गया है तो उस बाजरे की कर भी हम काट के खिला रहे हैं। आप डेयरी का संचालन कितने सालों से कर रहे हैं? डेयरी का संचालन करते हुए हमें लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं। तो डेयरी संचालन के मतलब आप 7 साल से कर रहे हैं, इस बीच आपको कोई कठिनाई आई कि मतलब जो आपको ये लगा कि कोई नकारात्मकता आई आपके अंदर की, जब ये लगा कि हम इसको बंद कर दें? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ऐसा कहना चाहिए कि आप हमारे पिताजी हैं श्री शैलेंद्र देव, और आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कोई कठिनाई है। अगर कोई आई भी तो हमारे पिताजी के अनुभव हमारे काम आए, उनका आशीर्वाद हमें मिला और हमने उसको कठिनाइयों से निकल गए बाहर। जैसे कि आप युवा हैं, आप डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, और जो युवा और भी हैं जो इसे काम करना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग का, वो इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? आप उनको क्या सीख देंगे? इनकी शुरुआत करने के लिए तो हम तो उनसे सबसे पहले यही कहेंगे कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। भारत सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो, और ख़ासकर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय गायों के संवर्धन के लिए, खासकर भारतीय नस्ल की गायों के संवर्धन के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील हैं। और हम ये चाह रहे हैं उनकी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा युवा फ़ायदा उठाएं और उससे ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। पहले वो ट्रेनिंग देते हैं, मतलब उनका ये है कि वो सिर्फ आपको स्कीम नहीं दे रहे हैं, वो पहले आपको ट्रेंड करेंगे, उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग देने के बाद ही फिर आपको योजना पास होती है, तो फिर आप उससे जानवर लेके आ सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर अनुभव तो देखिए करते करते ही आता है। बिल्कुल, नॉर्मल तो बाज़ार में 50 रुपये भी चल रहा है, 60 रुपये भी मिल रहा है, तो आप उसको 90 रुपये लीटर दूध बेचते हैं,
तो इसमें मतलब कभी क्या किसी ने कुछ ये नहीं कहा कि इतना महंगा है, एक आम आदमी नॉर्मल आदमी के खरीदने के लिए तो उसकी क्षमता तो है नहीं, तो उसको आप स्वास्थ्य सही देखेगा। सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे लोग नहीं ले पाते, जो नहीं ले पाते उनकी बात अलग है, लेकिन जो ले सकते हैं भाई, हम कहते हैं कि अगर आज आपने हमसे 90 रुपये लीटर लिया दूध, तो जो आप 9,000 रुपये डॉक्टर को दे के आओगे वो उसमें से कम हो जाएगा, वो आपका वैल्यू उधर कम होती जाएगी। जो आप वैल्यू डॉक्टर को 9,000 दे के आ रहे हैं, हमसे 90 रुपये का दूध ले रहे हैं अगर आप, तो 9,000 का जो दवा ले रहे हैं वो 9,000 की दवा आपकी घट जाएगी, वहाँ पे आपकी प्रॉपर बचत होगी। गायों को हम अपने औषधि चारा काट काट के खिलाते हैं, जैसे अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको गायों को खिलाते हैं अपने। तो गायों के दूध में मेडिसिनल वैल्यूज़ हमारी और ऐड हो रही हैं, यानी हमारा एक तरह से आरोग्य दूध, यानी दूध भी और दवाई भी, वो एक साथ जा रहा है लोगों के शरीर में। अच्छा, बाजार में जो डेयरी उत्पाद मिलता है, पनीर खोवा जो भी है, ये तो ज़्यादातर पकड़ में भी आया कि नकली देते हैं, ये कितना नुकसानदेह है लोगों के लिए? आपको बताएं भाई साहब, ऐसा है कि जितनी हिंदुस्तान में दूध की खपत है, जितनी दूध की खपत है, दूध और दूध के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की जितनी खपत है, उसका आधा दूध भी उत्पादित नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में, तो बाकी दूध कहाँ से आ रहा है? इसी से आप लगा सकते हैं, सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि जितनी खपत है उसका आधा दूध भी उत्पादित नहीं हो रहा है, तो जो आधे से ज़्यादा दूध है वो कहाँ से आ रहा है? यानी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। और ठीक है, अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनसे हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि वो क्या, हम अपना जान रहे हैं कि हमको लोगों को शुद्धता, जितनी हम शुद्ध से शुद्ध दे सके लोगों को, उतनी हम शुद्धता लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जो युवा शहर छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग का काम है और कृषि का काम है, तो आप उनको क्या सुझाव देंगे, क्या सीख देंगे, वो अपना शुरुआत कैसे कर सकें? देखिए, सबसे पहले और सबसे जटिल समस्या है डेयरी में मैन पावर। यदि आपके पास करने वाले लोग हैं तो ही आप इस व्यवसाय में हाथ डालें, या फिर आपके पास उतनी प्रॉपर मशीनरीज हों। जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम 200 गायों का प्लान, 2000 गायों का प्रोजेक्ट है, पर 200 गायों से शुरू कर रहे हैं और 200 गायों के लिए हमको सिर्फ 5 लोग लगेंगे। नहीं तो अगर हम ऐसे करने जाएंगे तो 200 गायों के पीछे हमको 50 लोगों को और सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन 5 लोग फिर आदमी हैं, वो क्या कर रहे हैं, या तो हम 24 घंटे बैठें, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं या तो ऑटोमेटेड हो, देन आदमियों की ज़रूरत नहीं, या फिर उनके पास व्यवस्थित काम करने वाले कर्मचारी हों जो उनका काम करें जिससे उनको फ़ायदा हो। जब आपने डेयरी संचालन की शुरुआत की थी तो लगभग कितना खर्चा आया था उस समय? ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट था 4,74,000 का। कितनी गायें थी तब? 4,74,000 में हम 5 गाय पहले लेके आए, 4 गाय पहले लेके आए, 5 नहीं 4 गाय लेके आए पहले। उसके बाद 6 गायें हम अयोध्या जी से लेके आए थे, उसके 6 महीने बाद, क्योंकि जब उनका लैक्टेशन कम हुआ तो फिर हमको दूध की समस्या होने लगी कि अब जो हमारे ग्राहक लग गए थे उनको दूध अब कैसे सप्लाई करें। तो फिर 6 गाय हम उसी स्कीम के अंतर्गत हम फिर 6 गाय और लेके आए थे। 10 गायों का पूरा प्रोजेक्ट, पूरा वो आचार्य विद्या सागर संवर्धन परियोजना 10 गायों की थी, जिसमें से 5 गाय हम पहले लेके आए थे, 4 गाय पहले लिए थे, 5 गाय फिर हम बाद में लेके आए। इससे अब गोबर होता है, हम गोबर से अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, जो हमारे भी काम आता है। अगर कोई हमसे मांग लेता है तो हम उसको बिक्री भी कर देते हैं। इसके अलावा गोमूत्र से हम अपनी अलग अलग दवाइयाँ बनाते, खासकर जैसे गोमूत्र की दवाइयाँ में बीजामृत, जीवामृत। ये प्राकृतिक खेती आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और बहुत हद तक बहुत अच्छी भी है, जो उसमें बीजामृत का इस्तेमाल होता है, जीवामृत का इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड्स के लिए हमको स्प्रे करने पड़ते हैं, तो गोमूत्र से हम अलग अलग पत्तियों का इस्तेमाल करके, जैसे सीताफल की पत्तियों से अलग दवाई बनती है। आप देखा होगा कि सीताफल की पत्तियों में कीड़े नहीं लगते जी। तो जहाँ जो चीज़ें प्रकृति में आपको ऐसी मिले जो कीड़ों से सुरक्षित है, आँख के पत्ते में आपको कीड़े नहीं मिलेंगे। इसको आप 15 से 20 दिन तक इनको आप गौमूत्र में डुबा के रखिए। उसके बाद जब छान के निकालेंगे और उसका स्प्रे करेंगे तो उसका जो
रिजल्ट मिलेगा वो आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। अच्छा, डेयरी फार्मिंग को लेके आपका भविष्य में क्या दृष्टिकोण है, क्या करना है आगे आपको? जी हाँ, जी हाँ। डेयरी से हमको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता पहुंचानी है, और हमारे पास इवन हमारे घी की सप्लाई लंदन तक हमने घी भेजा हुआ है। मतलब यहाँ से कोरियर के माध्यम से इनकी जो वो रहते हैं, अपने भेजने वाले रहते हैं, एक्सपोर्टर्स रहते हैं, उनके माध्यम से हमने लंदन तक घी भेजा हुआ है। लंदन, मुंबई, अपने पास मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है अपने पास, और इसी को हम अब ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मितेश जी आपसे मिलके, आपने सही जानकारी दी, डेयरी प्रबंधन कैसे करना चाहिए, डेयरी फार्मिंग के बारे में आपने सारी डिटेल बताई। और सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आप पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कृषि करते हैं, और उसके साथ ही इसका उपयोग पूरा चारा भूसा जो भी आप करते मतलब निकालते हैं उसमें से, तो वो सब कुछ आप गायों को खिलाते हैं, और गायें भी शुद्ध दूध देती हैं जो आदमी के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने रीवा ज़िले में होना बहुत मुश्किल तरीके से ही पाया जाता है। तो देखा आपने, मितेश जी आज ना एक सफल किसान है बल्कि एक सफल उद्यमी भी हैं। उन्होंने बताया कि अच्छे प्रबंधन, अच्छी नस्ल और अच्छी तकनीकों से डेयरी फार्मिंग का काम किया जा सकता है। ये कहानी उन हर युवाओं के लिए प्रेरणा है जो डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करना चाहते हैं। हम आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल शब्द सांची विंद को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।